NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव खत्म हो चुका है और पूरे देश को इंतजार है 23 मई को आने वाले नतीजों का। यानी 23 मई को यह तय होना है कि देश में अगली सरकार किसकी होगी और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सब चैनलों ने, सारे खबरिया चैनलों ने अपना एग्जिट पोल दिखाया है और सिटी पोस्ट लाइव ने भी अपना एग्जिट पोल दिखाया है। हमारे एग्जिट पोल अलग रहे हैं दूसरे खबरिया चैनलों से, आप जानते हैं। हमारी टीम, सिटी पोस्ट लाइव की टीम, हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत, प्रोड्यूसर और हमारे सहयोगी आशुतोष और दूसरे संवाददाता, दूसरे सहयोगी बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में तमाम जगहों पर गए, जनता का मूड मिजाज जाना, नेताओं से बात की, लोगों से बातचीत की और उस आधार पर हमने अपना एग्जिट पोल दिखाया है और उस एग्जिट पोल के जरिए देश के लोकसभा चुनाव के संभावित नतीजों को बताने की कोशिश की है पूरी ईमानदारी के साथ। चूंकि हमने अपना एग्जिट पोल बता दिया है, इसलिए हमारे पास बातचीत करने के लिए अब दूसरी बातें हैं। परिणाम आने में कुछ घंटे शेष हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, क्योंकि जब हम राजनीति की बात करते हैं, सियासत वो खेल है जो क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का है। नतीजों से पहले नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता। क्योंकि एग्जिट पोल दिखा दिया गया है, इसलिए संभावित नतीजे आपको मालूम है, लेकिन 23 मई को क्या होगा ये 23 मई को ही पता चलने वाला है। तो हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। हम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं कि सियासी मुद्दे क्या रहे हैं एनडीए की ओर से, महागठबंधन की ओर से, राजनीति के जो चुनावी मुद्दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के, उस पर बातचीत करेंगे। और सवाल यह भी है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस तरीके से एनडीए ने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, क्या वो मुद्दा राम मंदिर की तरह स्थापित मुद्दा है बीजेपी का, एनडीए का? उस पर भी आशुतोष से बात होगी। आशुतोष, मुद्दों पर बात करने वाले हैं हम, तो हम आपको पूरी आजादी ये देते हैं कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा चुनाव का? विकास रहा, राष्ट्रवाद रहा, और राष्ट्रवाद तो एनडीए का मुद्दा रहा, फिर महागठबंधन का क्या मुद्दा रहा? देखिए, पहले बात एनडीए की करते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल बिल्कुल ये बता रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जो हमारा एग्जिट पोल है सिटी पोस्ट लाइव का या बिहार के तमाम जो दूसरे न्यूज एजेंसीज है, न्यूज चैनल है, उसका भी एग्जिट पोल कमोवेश ये कहता है कि बीजेपी और एनडीए लीड लेती दिख रही है। सीटों की संख्या कम ज्यादा है, ट्रेंड वही है कि सरकार एनडीए की बन रही है। लेकिन ये राजनीति आपने बताया है कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा एज ए पीएम ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसके पीछे एक जो हम लोग जो फील्ड में गए और जो हमने धरातल पे ग्राउंड जीरो पे जाके देखा, विशेष तौर पे दलितों में, महादलितों में और पिछड़ों में, उसमें उज्ज्वला योजना जो है वो एक बहुत बड़ा काम किया है मोदी फैक्टर को घर घर तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में अक्सर हम लोग, जब दिल्ली से मैं रिपोर्टिंग करता था तो ऐसा लगता था कि उज्ज्वला योजना क्या ढकोसला है या एक महज प्रचार का एक, जब हम लोग देखते थे पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं तो महज पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि उज्ज्वला योजना, अब जनता को कितना लाभ मिला वो जनता जाने, लेकिन हम जब पूछें, जब हम गए महादलित टोला में, जब दलित टोला में, बैकवर्ड में गए, तो पूछे कि क्यों मोदी सरकार, जब लोग एक तरफा मोदी मोदी बोल रहे थे तो हम लोग ने पूछा, सवाल किया कि क्यों मोदी को आप पीएम बनाना चाहते, तो सबने ये कहा, उसमें अधिकतर ये लोग थे, एक शौचालय और एक उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला योजना एक बड़ा हथियार बना है प्रधानमंत्री मोदी को घर घर पहुंचने में। क्या आप ये कह रहे हैं, जैसे प्रचार की बात होती है, उज्ज्वला योजना आप कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर तमाम जगहों पर होर्डिंग लगे थे, तो वो प्रचार था? आपको क्या लगा जब आप दलित टोलों में गए? देखिए, प्रचार था या फिर जमीनी स्तर पर? वो जमीनी स्तर पे कुछ लोगों को, बहुत हद तक लोगों को मिला है। लोगों ने ये आखिर मैं वही बता रहा था आपको कि मैं दिल्ली में था तो मुझे लगता था कि अब दिल्ली में उज्ज्वला योजना का क्या मतलब है, क्योंकि दिल्ली में तो सब संपन्न लोग रहते हैं। लेकिन जब मैं गांव में गया जहां कोई होर्डिंग नहीं थी और वहां अगर लोग, विशेष तौर पर दलित और महादलित लोग ये बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं कि मेरे घर में शौचालय बना है। हाँ, कुछ जगह पे जरूर शिकायतें थी कि मुखिया अब तक शौचालय का पैसा नहीं दिया है, लेकिन शौचालय हमने बनवा लिया है। तो जब हम वहां के स्थानीय मुखिया से भी एक दो जगह बात किए तो बोले कि आचार संहिता की वजह से पैसा नहीं मिला है। तो एक उज्ज्वला योजना लोगों को मिला है। मैंने पूछा बाकायदा कई लोगों से, लगभग हजारों लोगों से मैंने बात की, तो उनसे पूछा, उनमें से बहुतों से, कि क्या आपको गैस सिलेंडर मिला है? तो लोगों ने कहा हाँ मिला है। अब उसमें भी देखिए एक पेच फंस रहा था कि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर मिला है, तो लोग उसके भी समर्थन में थे। लोग कह रहे थे कि मेरे को तो पैसा था नहीं खरीदने के लिए, तो बिना सब्सिडी का दे दिया, उसमें से कट रहा है। आगे
जब सब्सिडी, जब उसका पूरा पैसा कट जाएगा तो मुझे भी सब्सिडी लाभ मिलेगा। तो लोग उज्ज्वला योजना के तहत जागरूक जरूर थे, बेशक वो चूल्हे पे खाना बना रहे हो, लेकिन उज्ज्वला योजना और सिलेंडर जो है उनको मिला है। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो उसमें भी जो तमाम जो पॉलिटिकल पंडित थे उन्होंने ये कहा था कि उज्ज्वला योजना गरीबों तक मोदी सरकार को ले जाने में मदद की है। आप कई जगहों पर गए हैं, आप खुद बता रहे हैं कि महादलित टोलों में गए हैं, गरीबों की बस्तियों में गए, तमाम अर्बन इलाके, रूरल, ग्रामीण और शहरी तमाम जगहों पर आप घूमे हैं, नेताओं से बात की, आम लोगों से बात की। राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उसको कितना समझ पाए गरीब तबके जो हैं, या बिहार की जो बड़ी आबादी है, बिहार के मतदाताओं की जो बड़ी संख्या है, वो उस मुद्दे को कितना समझ पाई है और उससे कितना कन्विंस आपको दिखा है? ये बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो अक्सर, जो मैंने बात की वोटरों से, वो शिक्षित वर्ग में या यूं कहें कि फॉरवर्ड में ज्यादा हावी था। ये एक मतलब अजीब सी विडंबना है कि जो योजना थी, वो जो भारत सरकार की योजना थी, उसका असर बैकवर्ड में ज्यादा था, और जो राष्ट्रवाद, एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान, ये सारे मुद्दे शिक्षित वर्ग में या यूं के बैकवर्ड में ज्यादा ये मुद्दा हावी था। जो लोग नाराज थे, और आरक्षण, सवर्ण आरक्षण जैसी बात, जो ये जो मुद्दा था, जो लोग नाराज थे एक समय में मोदी सरकार से या नोटा के तरफ रुख कर लिए थे, वो इन मुद्दों से एक बार उनकी वापसी हो गई, एक तरह के जो बीजेपी की भाषा में कहें तो घर वापसी हो गई उन वोटरों की एनडीए के पाले में। और सबसे ताजुब की बात, आप भी खबर लगातार जनता तक पहुंचा रहे थे, व्यूअर तक, टेक्स्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। देखिए, जेडीयू के कैंडिडेट भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण है सिवान, जहां से कविता सिंह चुनाव लड़ रही है, जेडीयू के प्रत्याशी है। वहां पे बकायदा हमारे एडिटर इन चीफ ने रिपोर्ट भी किया कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चुनाव बनाया गया, जबकि मुख्यमंत्री का ये नारा है कम्युनल क्राइम और करप्शन से वो समझौता नहीं करते। साहब भी वंदे मातरम बोलती नजर आए, तो वो उसी का असर था। कि सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो राष्ट्रवाद का मुद्दा, मैं बता रहा था कि राष्ट्रवाद का मुद्दा फॉरवर्ड में ज्यादा था, शिक्षित में ज्यादा था, और योजनाओं पे जो वोटिंग हुई है वो बैकवर्ड से हुई है। अगर मोदी सरकार की वापसी होती है और वोट मिलता है तो उस परिस्थिति में। आशुतोष, कई जगहों पर आप गए हैं और चूंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा राम मंदिर की तरह बीजेपी का स्थापित मुद्दा है, सियासत में बन गया है? जिस तरीके से अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि संभावित नतीजे यही हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, तो क्या यह माना जाएगा ऐसी परिस्थिति में कि यह प्रयोग सफल हुआ है? और अगर यह प्रयोग सफल हुआ है तो राम मंदिर की तरह यह स्थापित मुद्दा बन गया बीजेपी का राष्ट्रवाद? देखिए, राम मंदिर की तरह, राम मंदिर तो पूरा इस इलेक्शन में कोई मुद्दा ही नहीं था, कहीं चर्चा नहीं था, राष्ट्रवाद मुद्दा था, राष्ट्रवाद था। और राम मंदिर संभवतः इसलिए भी मुद्दा नहीं था कि सहयोगियों में तलखी बढ़ सकती थी। आप जानते हैं जेडीयू और राम मंदिर को लेकर राष्ट्रवाद एक ऐसा, जो पाकिस्तान एक ऐसा मुद्दा था। अब कई सभाओं में आपने देखा होगा कि अक्सर नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरीके से आतंकवाद जैसे मुद्दों पे मुखर होकर नहीं बोलते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में कई ऐसी जनसभाएं हुई हैं जहां पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में नीतीश कुमार ने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिला है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार की जो प्रतिष्ठा है वो विदेशों में हुई है, मतलब विदेशों में उसकी चर्चाएं हैं। और पहली बार ऐसा हुआ, वैसे अटल जी की विदेश नीति बहुत पॉपुलर मानी जाती थी, बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो आप बात कर रहे थे वो राष्ट्रवाद से ही जुड़ा हुआ है। कि भारत की जो विदेश नीति थी उसकी बहस चल रही थी। आप गांव के चौराहों पे, गांव के चाय के दुकानों पे पहली बार ऐसा हुआ कि जो विदेश नीति है भारत की उस पे डिबेट हो रहा है, गांव के नुक्कड़ों पे, गांव की चाय की दुकान पे, चौपालों पे। तो जो आप राष्ट्रवाद जो है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं बीजेपी को बचा लिया इस इलेक्शन में। अगर वापसी हो जाती है, स्थापित मुद्दा है या नहीं? स्थापित मुद्दा, मतलब स्थापित हो गया राष्ट्रवाद का मुद्दा, या फिर जो पिछले 5 साल की जो ट्रेंडिंग, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके दृष्टिकोण के हिसाब से ये कह सकते हैं कि स्थापित मुद्दा अब हो गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी, उसके बाद बिहार में भी बनाया गया। भारत पाकिस्तान जब महागठबंधन एक तरफ था तो उस समय बयान आया था गिरिराज सिंह का या बीजेपी के किसी नेता का, ध्यान नहीं है मुझे, कि पाकिस्तान में बम फूटेगा अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो याद होगा आपको। बिल्कुल ठीक है। तो स्थापित मुद्दा है। राष्ट्रवाद तो हमेशा से बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ती रहती है, जिसको आप सॉफ्ट हिंदुत्व भी कह सकते हैं। इस बार जो नया चीज देखने को ये मिला है
एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस बार एक तो सहयोगी जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी इस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, ठीक है, और नीतीश कुमार खुल के नहीं बोल रहे हैं, तो उनके प्रत्याशी बकायदा मांग रहे हैं और मोदी के नाम पे। नीतीश कुमार के बारे में एक चीज और जोड़ूंगा कि आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले हम लोगों ने सिटी पोस्ट में मैंने एक इंटरव्यू किया था चिराग पासवान का, और मैंने ममता बनर्जी पे सवाल पूछा उनसे कि बंगाल में किस तरीके से अमित शाह के रोड शो में जो हिंसा हुई, पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी को अनार्की और जो वही बीजेपी जिस तरीके से हमला करती है ममता बनर्जी पे, उसी शब्दों में चिराग पासवान ने हमला किया ममता बनर्जी पे। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के मतलब सहयोगी जो है बीजेपी के वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और बिल्कुल विचारधारा को अपना लिया है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में अपने काम के नाम पर वोट मांगते रहे, मजदूरी मांगते रहे अपने काम की, और बाकी के 5 लोकसभा चुनाव के चरणों में उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा। ये बात इसलिए अहम है आशुतोष की 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, और कल हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर से बातचीत करते हुए जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने स्वीकार किया है कि मोदी फैक्टर रहा है। और एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर से ही बातचीत करते हुए शिवानंद तिवारी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं तो पीएम मोदी की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। इसको लेकर थोड़ी सियासत बिहार की गर्मा गई है। 2020 का चुनाव, 2020 में बहुत वक्त नहीं है, अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो बहुत समय नहीं है। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, ये बात सामने आई है और उनकी पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ मोदी फैक्टर रहा है, राष्ट्रवाद मुद्दा रहा है। तो 2020 के लिहाज से क्या मायने हैं इसके? देखिए मैं और एक बात जो भी आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है जो बीजेपी की विचारधारा है, उसके जो मुद्दे हैं इस चुनाव में, कम से कम इस चुनाव में, तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो क्या मायने रखते हैं, उसका क्या असर होना है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा जो विचार है वो अलग है। जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो देश के नाम पे लड़ा जा रहा था, देश हित में, और जब एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के से पहले माहौल कुछ और था, और कहीं ना कहीं महागठबंधन जो थी वो बिहार में कमोवेश मजबूत स्थिति में थी, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट, उसके बाद अभिनंदन की वापसी हो गई, और बीच चुनाव में जो आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अचानक विकास से राष्ट्रवाद के मोड पे चले गए। देखिए नीतीश कुमार एक बहुत मजे हुए नेता हैं, बहुत कहते हैं कि राजनीति के में कब कौन सी चाल चलनी चाहिए उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, बिहार में विशेष तौर पे। जब उन्होंने ये देखा माहौल कि जो मुद्दा है, जो जनता में जो है वो एयर स्ट्राइक कहीं ना कहीं हावी हो रहा है, और जो जिस तरीके से अभिनंदन की वापसी हुई, जिसको राष्ट्रवाद कमोवेश एक शब्द में अगर पिरो के देखें तो राष्ट्रवाद जो मुद्दा है। और जाहिर है नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि 2014 में उनकी जो स्थिति रही है वो 2019 में हो, 2 सीटें तो कतई नहीं चाहेंगे वो। इसलिए, और आपको मैं बता दूं, इस बार मुसलमान कहीं ना कहीं जेडीयू से कटा है, ये भी बात फैक्ट है। जो हम लोग अंदर सर्वे गए थे सर्वे करने, जेडीयू से भी कटा है और एलजेपी से भी कटा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो राष्ट्रवाद वाला जो मुद्दा आपने बताया कि जो पहले 2 चरण में उन्होंने अपना विकास के नाम पे वोट मांगा, लेकिन जो लास्ट के 5 चरण बचे उनको समझ में आ गया पहले 2 चरण में कि जो राष्ट्रवाद है इसी का माहौल है, और उसी के कारण जो है वो उन्होंने लगभग हर मंच से ये कहा कि पाकिस्तान को, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिला है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर एनडीए संयुक्त रूप से चुनाव लड़ती है, जो वर्तमान में एनडीए का फिगर है, अगर उसी तौर पे चुनाव लड़ती है, नित्यानंद राय ने कल ही हमारे इंटरव्यू में सिटी पोस्ट श्रीकांत जी के इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि चूंकि ऊपर मोदी चेहरा है तो मोदी का मुद्दा राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार, अगर वर्तमान एनडीए यही स्वरूप रहता है और नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो वो विकास का ही मुद्दा होगा, जिस मुद्दे पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या एनडीए का जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर है महागठबंधन की बात करते हैं, महागठबंधन के मुद्दों से कितने कन्विंस नजर आए लोग, और क्या मुद्दा रहा महागठबंधन का? देखिए महागठबंधन, अगर मेरी राय लें आप, तो महागठबंधन शुरुआती जो टिकट वितरण हुआ 10 सीट जो है एनडीए को वैसे गिफ्ट कर दिया स्टार्टिंग में। अगर मेरी तो 30 सीट थी, 30 सीटों पे फाइट हुआ,
30 सीटों पे फाइट हुआ तो महागठबंधन के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता इस वक्त था नहीं, अगर क्योंकि लालू यादव जेल में थे। ये सवाल बड़ा अहम है जो आप उठा रहे हैं, है क्या ये कोई बड़ा मुद्दा है क्या, या फिर ये बड़ा प्रभाव डालता है क्या वोटरों पर कि कोई बड़ा नेता नहीं है नरेंद्र मोदी के कद के मुकाबले, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और फिर जिस तरीके से लगातार हमला करते हैं नरेंद्र मोदी को आप मत देखिए, आप दूसरी तरफ आपको जो कहते हैं बिहार में सोशल इंजीनियरिंग वो भी देखना पड़ेगा। एक तरफ रामविलास पासवान साथ खड़े थे मोदी के, नीतीश कुमार जैसे धुरंधर खड़े थे, अब इन सबको एक ही आदमी टक्कर दे सकता था। बीजेपी या एनडीए लगातार इस बात को उठाता रहा है कि इनके पास कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है और इनकी सरकार आई तो हर महीने एक मुख्यमंत्री होगा, हर साल एक मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की बातें सामने, उससे कन्विंस होते हैं क्या? बिल्कुल देखिए, और उसका नुकसान होता है क्या? जिस तरीके से मैं आपको पहले बताया कि 10 सीट तो ऐसे ही महागठबंधन ने गिफ्ट कर दिया, बाकी के 30 सीट जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के जो फसाद हुआ महागठबंधन में और कांग्रेस को जिस तरीके से डोमिनेट किया गया और जिस तरीके से छीछा लेदर हुआ महागठबंधन में सीटों को लेकर के, उसका एक नकारात्मक मैसेज गया कि देखिए सब कुछ ठीक नहीं है तो सीटों के लिए लड़ रहे हैं। एनडीए ने बड़ी सफाई से सीटों का वितरण किया, बड़ी सफाई से सीटों के पर प्रत्याशियों के नाम का अनाउंसमेंट किया और एक दूसरे की जो सहयोगी थे उनको बाकायदा इज्जत के साथ सब कुछ तालमेल था। पर्दे के पीछे जो भी हो रहा हो, टांग खींचे जा रहे हो, लेकिन पर्दे के सामने जो है वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करके एनडीए अच्छी केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़ी। लेकिन महागठबंधन में ऐसा नहीं हुआ, जिसका एक नकारात्मक मैसेज गया जनता के बीच में। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव वन मैन आर्मी थे जिन्होंने बहुत हद तक मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जितना फायदा मिलना चाहिए, मुकेश सहनी से जितना फायदा मिलना चाहिए, मांझी जी से जितना फायदा मिलना चाहिए, उतना महागठबंधन को मिला नहीं। लेकिन बीजेपी को नीतीश से फायदा मिला, नीतीश जी को बीजेपी से फायदा मिला, रामविलास पासवान को ने दोनों अपने सहयोगी दल को फायदा पहुंचाया, उनको दोनों सहयोगी दल से फायदा मिला। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जितने भी प्रत्याशी थे सहयोगी दल के भारतीय जनता पार्टी के अलावा, वहां पे आरएसएस के या भारतीय जनता पार्टी के अपने एक चुनाव प्रभारी थे। तो यानी कि आप ये बात सोचिए, आरएसएस या संघ के एक ऑब्जर्वर वहां पे थे या भारतीय जनता पार्टी के, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मेहनत अपने प्रत्याशियों के लिए कर रही थी, उतनी मेहनत वो सहयोगी पार्टी को जिताने के लिए भी कर रही थी। बिल्कुल, और यही चीज जब आप ये बात कहते हैं तो महागठबंधन में ये नहीं हुआ। ये बात जब आप कहते हैं तो एक सवाल जहन में आ जाता है और संभवतः यह हमारा सवाल जो है अंतिम सवाल होगा आपसे कि यही चीज महागठबंधन में नहीं देखने को मिली, जैसा आप बता रहे हैं सुपौल सीट को लेकर, अक्सर ये कहा सुपौल सीट को लेकर हो या चाहे तमाम दूसरी मधुबनी को लेकर हो, मुंगेर में जिस तरीके से कह सकते हैं कि अनंत सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन सीधे तौर पर उनकी एंट्री महागठबंधन में नहीं हो सकी, उनकी पत्नी को टिकट मिला, और सुपौल में तेजस्वी यादव के बारे में कहा गया कि वो प्रचार करने नहीं गए, राहुल गांधी की सभा हुई वहां वो नहीं रहे। तो ऐसी कई तमाम चीजों को लेकर लगता रहा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच का रिश्ता थोड़ा तल्ख हो रहा है, दोस्ती दरक रही है। कई बार ऐसा लगा तेज प्रताप यादव कई सीटों पर राह मुश्किल करने की कोशिश करते रहे महागठबंधन की। तो ये जो तमाम फैक्टर हैं, ये तमाम जो बातें हैं, उससे भी कोई नुकसान हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है, और इस बीच पूरे चुनाव में अगर महागठबंधन ने किसी को मिस किया है तो वो लालू प्रसाद यादव, चुनावी सभा के तौर पे भी, क्योंकि वो अगर रहते तो अकेले इन सबको टक्कर दे सकते थे पूरे एनडीए के नेताओं को। और दूसरा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता, वो एक बार बोल देते तो बोल देते, फिर कांग्रेस भी उस बात को नहीं काट सकती। चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं तो लालू यादव, चूंकि कुछ स्टार्टिंग के कुछ फेज में तो वो उनसे संपर्क था तेजस्वी यादव का और बाकी महागठबंधन के नेताओं का, लेकिन बाद में मुलाकात पर रोक लग गया तो लालू यादव की जो कम्युनिकेशन गैप हो गया और उसके बाद वो बाहर नहीं थे। तो कई सारी लालू फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लालू यादव जेल में थे, इसकी वजह से एनडीए को एक बड़ा फायदा हुआ और महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो रहते तो एक तो स्टार प्रचारक रहते, वो अकेले मोर्चा संभाल सकते थे, और दूसरा मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से कर सकते थे। मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी रही और जो सीट शेयरिंग को लेकर जो फसाद हुआ था वो भी नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है, और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन इसलिए कमजोर पड़ी है क्योंकि लालू यादव अंदर थे, बाहर नहीं थे। तो लालू के नहीं रहने से महागठबंधन तो पड़ा है, हमारे सहयोगी आशुतोष बता रहे थे। और वैसे भी कहा जाता है कि चुनाव के दौरान लालू का होना बहुत कुछ होना होता है और नहीं होने का मतलब बहुत कुछ नहीं होना होता है। तो लालू बिहार की सियासत को मिस करते हैं और बिहार की सियासत लालू को मिस करती रही। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आशुतोष ने तमाम तरह की बातें, कहीं उज्ज्वला योजना का प्रभाव गरीब मतदाताओं पर था, इसलिए बीजेपी के पक्ष में कई मतदाता बहुत सारी मतदाताओं की बहुत सारी संख्या जो है वो गई है।
जो दूसरे तरह के मतदाता हैं उन्होंने राष्ट्रवाद के मुद्दे से भी वो कन्विंस नजर आए हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर देरी हुई, उसका नुकसान हुआ। तमाम तरह की बातें आशुतोष के जरिए हमने आपको बताई हैं। मुद्दे क्या रहे, राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी का स्थापित मुद्दा है या नहीं है, सभी तरह की बातें हमने की है। और यही गणित है बिहार की सियासत का। और हम और आप सब लोग नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। नतीजों से पहले हम प्रेस क्लब में गए और मुद्दों को लेकर हमने आपसे बातचीत की है। अगर हमारी ये खबर अच्छी लगे, हमारा ये रिपोर्ट अच्छा लगे, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये जो सारी बातें हैं हम लोग सर्वे करने गए, उसमें से जो बातें निकल कर सामने आई मैं आपके साथ डिस्कस किया और आप भी लगातार खबर दे रहे थे, आप भी सर्वे को ऑब्जर्व कर रहे थे बाकायदा। तो जरूरी नहीं कि सारी बातें सच हो जाए। जो हम अगर मोदी सरकार बनती है तो जो हमने बताया है ये योजना है और ये जो कारण है ये एक ये बात आप ठीक कर रहे हैं। जरूरी नहीं हम जो बता रहे हैं वो सच हो जाए। राजनीति की जब भी हम बात करते हैं, हमें पहले ही कहा, सियासत की बात करते हैं तो अक्सर इस डिस्क्लेमर के साथ बात करते हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और नतीजों से पहले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता। अगर आपको हमारी ये डिबेट अच्छी लगे, हमारी ये बहस अच्छी लगे, हमारी बात अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, solution at your fingertips।